नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ में गुरुचरण यात्रा का भव्य स्वागत, सीएम ने सिख परंपरा और बलिदान को सराहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरएसएस शाखाओं पर रोक के सरकारी आदेश पर लगाई रोक। क्या अंग्रेजी में दिल्ली का नाम अब दिल्ली होगा? बीजेपी नेता के बयान से छिड़ी नई बहस। चक्रवात मोंथा का कहर, आंध्र उड़ीसा में अलर्ट, दर्जनों उड़ानें और 120 ट्रेनें हुई रद्द। और भारत में तैयार होगा रूस का सिविल जेट SJ-100, HAL ने संभाली जिम्मेदारी। और अब खबरें विस्तार से। सिख समुदाय की आस्था का प्रतीक चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा का पवित्र जोड़ा साहिब लखनऊ में भव्य स्वागत के साथ पहुंचा है। ये यात्रा 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर से जुड़ी हुई है और सिख आस्था का अत्यंत पवित्र प्रतीक मानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जहां गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं, वो स्थान राम राज्य के समान पवित्र हो जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये यात्रा हमें भारत की गौरवशाली गुरु परंपरा से जोड़ती है, जिसने देश की संस्कृति, साहस और बलिदान की भावना को नई दिशा दी। लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवाणी सुनी और यात्रा सदस्यों को पाटुका पहनाकर सम्मानित किया। गुरुद्वारा कमेटी ने सीएम को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और राष्ट्र समर्पण की प्रेरणा देती है। लगभग 250 वर्षों से पावन चरण पादुकाएं अब पटना साहिब में स्थापित की जा रही हैं। लखनऊ का यहियागंज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा है और ये राष्ट्रीय एकता और साझा आस्था का प्रतीक है। कर्नाटक सरकार द्वारा आरएसएस की शाखाओं और कार्यक्रमों पर लगाई गई रोक को लेकर बड़ा फैसला आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हुबली पुलिस कमिश्नर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि सरकार नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जस्टिस M नागा प्रसन्ना की बेंच ने सवाल उठाया, सरकार को यह अधिकार कहां से मिला है कि वो लोगों के मूल अधिकारों को सीमित करे। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत सभी को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार प्राप्त है, जिस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। दरअसल 18 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया था कि बिना अनुमति 10 से अधिक लोगों का एकत्र होना अपराध माना जाएगा। इसी के तहत पार्कों, खेल मैदानों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस शाखाओं और आयोजनों पर रोक लगाने की बात कही गई थी। कर्नाटक कैबिनेट ने भी सरकारी स्थानों पर बिना अनुमति सभा करने को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि सरकार को संविधान से ऊपर नहीं समझना चाहिए। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरएसएस शांतिपूर्ण संगठन है और ये कार्रवाई प्रियंक खड़गे के इशारे पर की गई है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने भी 2013 में ऐसा ही आदेश जारी किया था, जिसमें स्कूलों और मैदानों को केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आरक्षित रखने की बात कही गई थी। फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश से आरएसएस को बड़ी राहत मिली है और मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है। उधर देश की राजधानी दिल्ली का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा है कि दिल्ली का अंग्रेजी नाम दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली होना चाहिए। जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजधानी का नाम बदलने पर नई बहस शुरू हो गई है। विजय गोयल का कहना है कि 11वीं शताब्दी में इस शहर का नाम दिल्ली कहा जाता था, जो बाद में फारसी में दिल्ली बना और अंग्रेजी के आने के बाद इसे दिल्ली कहा जाने लगा। अब उनका मानना है कि शहर को उसके असली नाम दिल्ली से पहचान मिलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली का नाम कैसे पड़ा, इसे लेकर इतिहास में कई कहानियां और मान्यताएं मिलती हैं। कभी ये पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहलाती थी, तो कुछ इतिहासकार इसे मौर्य राजा ढिल्लो के नाम से जोड़ते हैं। वहीं एक कथा तोमर वंश के राजा से जुड़ी हुई है, जिसमें कहा गया है कि उनके राज्य में एक विशाल कील गड़ी थी।
उस कील को दोबारा गाड़ा गया तो वो ढीली रह गई, जिससे इस स्थान का नाम ढीली और फिर धीरे धीरे दिल्ली पड़ गया। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच अब एक बार फिर से ये सवाल उठ गया है कि क्या देश की राजधानी का नाम अब बदलेगा या ये सिर्फ राजनीति होगी। चक्रवाती तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में दहशत का माहौल बना दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में इसका असर और तेज हो सकता है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए चेन्नई और विशाखापट्टनम में कई राहत केंद्र बनाए गए हैं। आज विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से संचालित होने वाले कुल 32 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर एन पुरुषोत्तम ने बताया कि इससे पहले 27 अक्टूबर को भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2 उड़ानें रद्द की गई थी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट प्रशासन ने एएआई के निर्देशानुसार चक्रवात से पहले और बाद दोनों चरणों में सुरक्षा उपाय लागू कर दिए हैं। विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर भी तूफान मोंथा का असर दिखाई दिया, जहां 16 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एयरपोर्ट डायरेक्टर लक्ष्मीकांत रेड्डी के मुताबिक सोमवार को सिर्फ 1 उड़ान रद्द हुई थी, लेकिन मंगलवार को दिल्ली और मुंबई सहित कई प्रमुख रूट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं। रेड्डी ने बताया कि एयरलाइनों के मौसम की खराबी के चलते मंगलवार के लिए संचालन रोक दिया है और बुधवार की उड़ानों पर निर्णय शाम तक लिया जाएगा। वहीं तिरुपति एयरपोर्ट पर भी 4 उड़ानें रद्द की गई हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले उड़ानों की स्थिति की जांच कर लें। तूफान ने सिर्फ हवाई यातायात ही नहीं बल्कि रेल सेवाओं को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने जानकारी दी है कि 27 और 28 अक्टूबर को कुल 120 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इन ट्रेनों में ज्यादातर सेवाएं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। इस बीच एनडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 45 टीमें तैनात की हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मोंथा का सबसे ज्यादा प्रभाव तटीय आंध्र और उड़ीसा में रहेगा, जबकि झारखंड और तमिलनाडु में भी भारी बारिश की संभावना है। सरकार ने सभी तटीय जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। और फिलहाल आवाज समाचार में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत के विमानन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने SJ-100 सिविल कंप्यूटर विमान के संयुक्त उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता मॉस्को में हुआ, जिसमें HAL की ओर से प्रभात रंजन और PJSC UAC की ओर से ओलेग बोगोमोलोव ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील और PJSC UAC के डायरेक्टर जनरल बादेम बडेका मौजूद रहे। ये MOU भारत में सिविल विमान निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस साझेदारी के तहत HAL को घरेलू बाजार के लिए SJ-100 विमान के उत्पादन का अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि SJ-100 एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी विमान है, जिसे अब तक 200 से अधिक यूनिट्स में तैयार किया जा चुका है और दुनिया भर की 16 से अधिक एयरलाइंस इसका संचालन कर रही हैं। ये विमान भारत सरकार की UDAN योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत को इस श्रेणी के सैकड़ों विमानों की जरूरत होगी। ये प्रोजेक्ट न केवल तकनीकी प्रगति बल्कि रोजगार सृजन के लिहाज से भी भारतीय एविएशन सेक्टर में नया अध्याय जोड़ेगा।
महाराष्ट्र की सियासत में मतदाता सूची को लेकर बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूवीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने शिवसेना शिंदे सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे का आरोप है कि विधानसभा चुनावों में एमबीए की हार के पीछे मतदाता सूची में की गई गड़बड़ियां हैं। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन का नाम रखा बोगस सरकार बोगस मतदाता और दावा किया कि बड़ी संख्या में असली मतदाताओं के नाम हटाए गए और फर्जी वोट जोड़े गए। इन आरोपों का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने आदित्य ठाकरे की तुलना राहुल गांधी से करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र के पप्पू न बने। फडणवीस ने कहा कि खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला, मतलब आरोप बड़े पर सबूत शून्य। फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासी गर्मी बढ़ चुकी है और अब नजर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर होगी। देखिए, मेरी अपेक्षा इतनी थी कि मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पूगिरी करेंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी जी की स्टाइल में बड़ी स्क्रीन लगाना और फिर हमने देखा राहुल गांधी जी इधर से उधर चल रहे, उधर से इधर चल रहे और जो बोला उसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं, ऐसा जो राहुल गांधी का प्रदर्शन था बस उसी का रेप्लिका यहाँ पर आदित्य ठाकरे इन्होंने किया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका कवर फायरिंग चल रहा है। उनको पता है जनता उनके साथ नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए कवर फायरिंग कर रहे हैं कि हारने के बाद फिर यही वीडियो दिखाएंगे, देखिए हमने तो कहा था इसलिए हम हारे। ये एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ा। जयपुर के मनोहरपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर मजदूरों को लेकर जा रही एक निजी बस हाइपर टेंशन तार की चपेट में आ गई। बिजली के संपर्क में आते ही बस में आग लग गई और उसमें रखे 5 से 6 गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फट पड़े। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 12 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों और राहत दलों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायलों को तुरंत अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। डॉक्टरों के मुताबिक कई मजदूरों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर शोक जताते हुए सभी घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये जनहानि अत्यंत दुखद है और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी इस पर दुख प्रकट किया है। गहलोत ने कहा कि राज्य में ऐसे हादसे बार बार होना बेहद चिंताजनक है, जबकि बेनीवाल ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और ये सुनिश्चित करने की बात कही है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। आज इस केस में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां गुवाहाटी की एक स्थानीय अदालत ने 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी आरोपियों को कामरूप मेट्रोपॉलिटन के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वर्चुअल तरीके से पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें फिलहाल बक्सा जेल में रखा है। आपको बता दें कि इन 5 की पिछली हिरासत की अवधि सोमवार को समाप्त हो रही थी। इस बीच केस से जुड़े कई नए पहलुओं पर पुलिस और एसआईटी जांच कर रही है।
इन 5 आरोपियों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके कजिन और पुलिस अधिकारी संदीपान गर्ग, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर नंदेश्वर बोरा और प्रवीण वैश्य शामिल हैं। जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी, जहां वे चौथे NEIF फेस्टिवल में भाग लेने गए थे। इस मामले में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 2 आरोपी अमृत प्रभा महंत और शेखर ज्योति गोस्वामी हाफलोंग जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। राज्य पुलिस की CID की 10 सदस्यीय SIT, जिसकी कमान स्पेशल DGP मुन्ना प्रसाद गुप्ता के हाथ में है, मामले की जांच सिंगापुर तक बढ़ चुकी है। मनोज वाजपेयी की एक्शन थ्रिलर सीरीज द फैमिली मैन के लिए फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पहले 2 सीजन सुपरहिट रहे और दर्शकों ने इस सीरीज की कहानी, एक्शन और जासूसी की खूब सराहना की, लेकिन अब इस इंतजार का अंत हो गया है क्योंकि मेकर्स ने सीजन 3 की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। OTT पर यह सीरीज 21 नवंबर को रिलीज होगी। तीसरे सीजन में सीरीज की कहानी में नए ट्विस्ट और कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। राज DK और सुमन ने कहानी को लिखा है और जासूसी और एक्शन के तत्वों को पहले की तरह ही बनाए रखा गया है। फैंस को पुराने किरदारों के साथ ही साथ नए किरदारों को भी देखने का मौका मिलेगा, जो कहानी को और रोमांचक बनाएंगे। स्टार कास्ट की बात करें तो मनोज वाजपेयी के अलावा जयदीप अहलावत, निर्मित कौर, शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धन्वंतरी और गुलपनाह इस सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे। पहले सीजन में मनोज वाजपेयी मिडिल क्लास जासूस के रूप में नजर आए थे, जबकि दूसरे सीजन में उन्होंने नए और शक्तिशाली दुश्मनों का सामना किया। तीसरा सीजन फैंस के लिए और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।